हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सूर्यास्त हो रहा था, पूरा आसमान सिंदूरी हो चुका था। परिंदे कतारों में बड़ी तेजी से अपने घोंसलों की ओर प्रस्थान कर रहे थे। घर के सामने वाली सड़क के ठीक बीचों बीच एक सामियाना लगा हुआ था। जमीन पर रखे कांच के ताबूत में सफेद चादर और फूलों से ढका हुआ किसी का पार्थिव शरीर रखा था। एक स्त्री सिर झुकाए बगल में बैठी हुई रो रही थी। बाहर दोनों तरफ लोगों का जमघट खड़ा हुआ था। सब लोग बहुत ही धीमी आवाज में एक दूसरे से बात कर रहे थे जो सुनाई नहीं पड़ रही थी। रागिनी के कदम वहीं ठिठक गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह डरते डरते पीछे मुड़ी। एक आदमी हाथ में सफेद वस्त्र लिए खड़ा था। उन वस्त्रों को रागिनी की ओर बढ़ाते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए है, पहन कर बैठ जाओ। घबराहट के कारण रागिनी का गला अवरुद्ध हो गया और वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। अचानक ही उसने बिना क्षण गंवाए सिर हिलाकर इनकार किया और फिर वहां से भागने लगी। पीछे पीछे वही व्यक्ति सुनो सुनो पुकारते हुए दौड़ा चला आ रहा था। भागने के कारण रागिनी की सांस धौंकने की तरह चल रही थी। वह मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाती है। सिया उसे हिलाकर जगाते हुए पूछती है, क्या हुआ माँ, आप नींद में क्यों चिल्ला रही थी? रागिनी की आंख खुल गई। सिया तकिए का सहारा देकर उसे बिठाते हुए पूछती है, क्या आपने कोई बुरा सपना देखा? रागिनी उसकी बात का जवाब ना देते हुए बोली, पता नहीं, अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। एक गिलास ठंडा पानी पिला दे। पानी पीकर लेटते हुए रागिनी सिया से कहती है, अब तू भी सो जा, सुबह कॉलेज जाना है। सिया रागिनी की बगल में ही आकर लेट गई। रागिनी सोने का प्रयास करती है परंतु उसकी आंखों में नींद कहाँ। आज मनोज की हरकत ने सारी हदें ही पार कर दी। जितना अपमानित महसूस आज उसने स्वयं को किया था उतना इससे पहले कभी नहीं किया। आज ओम की पहली बर्थडे पार्टी थी। पिछले एक महीने से घर में पूरे जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। पार्टी की थीम क्या होगी, कौन क्या पहनेगा, क्या मेन्यू होगा, रिटर्न गिफ्ट क्या देने हैं, बस यही सब चर्चा का विषय बना हुआ था। ओम के आ जाने से घर का माहौल ही बदल गया था। पोते की देखरेख में रमाकांत और रागिनी पूरी तरह से मशगूल हो गए थे। घर में मनोज सबसे बड़ा था और सिया उससे 5 साल छोटी थी। इंजीनियरिंग करने के बाद मनोज की नौकरी दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में लग गई। वहीं उसे नेहा से प्यार हो गया और दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। रागिनी और रमाकांत को इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं थी। चूंकि नेहा एक बंगाली ब्राह्मण परिवार से थी, उसके माता पिता को इस विवाह से ऐतराज था। इसी कारण वे इस विवाह में सम्मिलित भी नहीं हुए थे। रागिनी ने नेहा को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया। दोनों के बीच सास बहू का कम, माँ बेटी का रिश्ता अधिक लगता था। इसी बीच मनोज ने अपना और नेहा का तबादला मुंबई करवा लिया। कंपनी और बैंक से लोन लेकर उसने 4 कमरों का एक बड़ा घर खरीद लिया और सभी वहां शिफ्ट हो गए। मनोज और नेहा दोनों ऑफिस निकल जाते और सिया कॉलेज। 2 साल पहले रमाकांत जी भी ऑफिस जाते थे परंतु एक दिन ऑफिस से लौटकर आने के बाद उन्होंने घबराहट और छाती में दर्द की शिकायत की। डॉक्टर से परीक्षण के बाद पता चला कि हृदय वाल्व रोग है। समस्या ज्यादा गंभीर न होने के कारण डॉक्टर ने दवाइयों से उपचार शुरू कर दिया। मनोज के दबाव देने के कारण रमाकांत जी ने अपनी नौकरी छोड़ दी। घर की सारी जिम्मेदारी मनोज ने संभाल ली।
सब कुछ सही चल रहा था, परंतु कहीं ना कहीं माँ और बेटे के विचार आपस में टकरा जाते और तनाव के कारण घर में शीत युद्ध का माहौल बन जाता था। रमाकांत जी दोनों के बीच सेतु बनकर परिस्थिति को संभाल लेते थे। समस्या केवल इतनी सी थी कि मनोज को रागिनी का सजना संवरना, गहरे रंगों के कपड़े और गहने पहनना बिल्कुल भी नहीं भाता था। वो चाहता था कि माँ भी अपनी हम उम्र स्त्रियों की तरह ही सादगी पूर्वक रहे। नए घर में शिफ्ट होने से पहले उसने रागिनी से कहा, माँ अब हम अच्छे इलाके में रहने के लिए जा रहे हैं, आप अपने इन पुराने कपड़ों को किसी को दे दीजिए और हल्के रंगों वाले नए कपड़े खरीद लीजिए। वहाँ आपकी उम्र की स्त्रियां इसी प्रकार के कपड़े पहनती हैं। रागिनी को मनोज का इस तरह बात करना बुरा लगा। उसने रमाकांत जी से शिकायत करते हुए कहा, आपने मनोज को जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं, ये तय करने वाला वो कौन होता है? क्या मैंने अपनी पसंद उस पर कभी थोपी? आज तक आपने मुझे किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी पहनूं, इसमें उम्र कहां से बाधा बन गई? क्या जिन लोगों की उम्र अधिक होती है उन्हें अपनी पसंद का जीवन जीने का अधिकार नहीं है? रमाकांत जी ने रागिनी को दिलासा देते हुए कहा, तुम मनोज की बात को गंभीरता से मत लिया करो, तुम्हें जो पसंद हो वो करो, बस परेशान मत हुआ करो। देखो इतनी देर में तुम्हारे माथे पर झुर्रियां आ गई। रागिनी को ना चाहते हुए भी हंसी आ गई। रमाकांत और रागिनी के रिश्ते में बस यही प्यार और एक दूसरे के प्रति सम्मान का जादू था जो इनके रिश्ते में आज भी मिठास को बरकरार रखे हुए था। रागिनी संयुक्त परिवार में पली बढ़ी 3 भाइयों की इकलौती छोटी बहन थी। उसका पालन पोषण बड़े ही नाजों से हुआ था। बचपन से ही उसे सजने संवरने और रंग बिरंगी पोशाकों का बहुत चाव था। जब वह कॉलेज में पहुंची तो भाइयों ने उसके कपड़ों की अलमारी खूबसूरत परिधानों, अलग अलग डिजाइनों के बैग और रंग बिरंगी चप्पलों से भर दी। वह एक चीज की फरमाइश करती तो 2 हाजिर हो जाती। जब पहली बार रमाकांत जी उसे देखने के लिए आए तो बड़े भाई सुनील ने उनसे कहा, रागिनी हमारी इकलौती बहन है, आज तक हमने इसके हर शौक को खुशी खुशी पूरा किया है। यदि आप इसे उतना ही प्यार और सम्मान जितना इसे मायके में मिल रहा है देने के लिए तैयार हैं तो हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। रमाकांत जी स्वभाव से बहुत ही शांत, धैर्यवान और संस्कारी व्यक्ति थे। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से कहा, आपकी बहन को मैं अपनी पत्नी ही नहीं बल्कि अपने घर की मालकिन बनाकर ले जाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि अपने जीते जी कभी भी इसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। रमाकांत जी वाकई में कसौटी पर खरे उतरे और उन्होंने अपना वादा निभाया। वे रागिनी की हर छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा ख्याल रखते थे। पति के घर में इतना मान सम्मान मिला कि रागिनी को कभी मायके की कमी महसूस ही नहीं हुई। आज ओम की बर्थडे पार्टी में मनोज ने ड्रिंक करके जो हंगामा किया उसने रागिनी को पूरी तरह अंदर से तोड़कर रख दिया। पार्टी शाम को 7 बजे शुरू होनी थी। रागिनी ने हरे रंग की बनारसी साड़ी और गले में सोने का हार पहना। जैसे ही रमाकांत जी की नजर उस पर पड़ी उनके होठों पर मुस्कान फैल गई। इतने वर्षों में रागिनी उनकी इस मुस्कान को समझ जाती थी। उसकी आंखें चमक उठी। सब लोग तैयार होकर पार्टी हॉल में पहुंच गए। 8 बजने वाले थे परंतु मनोज का कहीं कोई अता पता नहीं था। सब लोग केक के काटने का इंतजार कर रहे थे। रमाकांत जी कई बार फोन लगा चुके थे परंतु वह बार बार उनका फोन काट रहा था। थोड़ी ही देर बाद सामने के दरवाजे से लड़खड़ाता हुआ मनोज अपने दोस्तों के साथ आता है। वो अभी तक उसी जीन्स और टी शर्ट में था जो उसने सुबह पहनी थी। नेहा ने उसे संभालते हुए कहा,
आप जल्दी से घर जाकर कपड़े बदलकर आ जाइए। नशे की हालत में मनोज जोर जोर से हंसते हुए रागिनी की ओर देखते हुए बोला, अरे भाई, हम तो ऐसे ही ठीक हैं, अब हमारी फैशन करने की उम्र कहाँ, वैसे भी हमें पार्टी में कौन देखेगा। किसी तरह नेहा खींचते हुए उसे एक ओर ले गई। पार्टी में सभी नाते रिश्तेदार, पड़ोसी और पुराने जान पहचान वाले मौजूद थे। पूरी पार्टी में रागिनी की आंखें शर्म से गड़ी जा रही थी। पार्टी खत्म हो गई, परंतु उसकी आंखों के सामने वही दृश्य घूम फिरकर सामने आ जाता। रमाकांत जी उसे बार बार समझाने का प्रयास करते, परंतु इस गहरे अपमान को सीने में रखकर वह अंदर ही अंदर टूट रही थी। माँ बेटे के बीच वार्तालाप पूरी तरह से बंद हो चुका था। घर का माहौल एकदम शांत हो गया था, परंतु दिलों में कहीं न कहीं अशांति थी। रमाकांत जी ने पूरी कोशिश करके मनोज को भी समझाने का प्रयास किया, परंतु वो भी समझने के लिए तैयार नहीं था। इस घटना के करीब 1 महीने बाद रमाकांत जी को दिल का दौरा पड़ा। उस दिन मनोज कंपनी के काम से बाहर गया हुआ था। जब तक पड़ोसी उन्हें अस्पताल लेकर गए, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही मनोज को पता चला, वो फौरन वापस आ गया। रागिनी पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, जो व्यक्ति उसके जीवन की ढाल था, आज वो उसे अकेले मझधार में छोड़कर चला गया। रमाकांत जी के बिना वो अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। शादी के इतने वर्षों तक रमाकांत ने उसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं आने दिया था। आज उसके आंसू आंखों के बांध तोड़कर बह रहे थे। इस सदमे के बाद वह बिल्कुल शांत हो गई। रमाकांत की यादों के सिवाय अब उसके पास था भी क्या। पहली बार जब उसने श्रृंगारहीन सफेद साड़ी में अपने अक्स को आईने में देखा तो उसका हृदय अंदर ही अंदर फूट फूट कर रोने लगा। रमाकांत जी के साथ ही उसके सब रंग चले गए। अब उनके पास उनकी यादों के सिवाय कुछ शेष नहीं रहा था। दिसंबर का महीना था। हड्डियों को कपा देने वाली सर्द हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। वो खिड़की बंद करने के लिए उठी। खिड़की के बाहर हवा में झूमती चमेली की बेल आज उसे आकर्षित नहीं कर रही थी। सिया भी अभी तक कॉलेज से नहीं लौटी। आज उसके घुटनों में ज्यादा दर्द हो रहा था। वो अपनी अलमारी खोलकर दर्द निवारक तेल ढूंढने लगी। अनायास ही उसकी नजर अलमारी में टंगी रंगीन साड़ियों पर पड़ती है। एक एक साड़ी के साथ उसकी यादें जुड़ी हुई थी। उन साड़ियों पर हाथ फेरते फेरते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी दरवाजे के बाहर उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। पलटकर देखा तो मनोज खड़ा था। रागिनी ने तुरंत ही अलमारी बंद करते हुए अपने आंसुओं को छिपाने का प्रयास किया। मनोज दौड़कर रागिनी के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मैंने कभी भी आपके इस रूप की कल्पना नहीं की थी। आपको ऐसे देखकर मेरी आत्मा मुझे कचोटती है। अब से आप इन सफेद कपड़ों को नहीं पहनोगी। रागिनी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तू अपने आप को दोषी क्यों समझ रहा है? यह सब तो नियति का खेल है। मेरा और इन रंगों का साथ बस इतना ही था। मेरे सारे रंग तो मेरे पति के साथ ही चले गए। हमारे समाज में जिस स्त्री का पति नहीं होता, उसे इसी तरह रंगहीन जीवन बिताना पड़ता है। मनोज रोते हुए बोला, माँ, आपके जीवन से केवल एक रंग ही तो गया है, बाकी रंग तो अभी भी मौजूद है। आप किसी की बेटी हैं, बहन है, माँ है, सास है, दादी है। इतने सारे रंग अभी भी हैं आपके जीवन में। अब तक आप अपने पति के लिए इन रंगों को पहनती थी। अब से आप अपने बच्चों के लिए इन्हें अपनाएंगी ना माँ? बोलिए माँ, अपनाएंगी ना? मुझसे वादा कीजिए। उसकी बातें सुनकर रागिनी भावुक होकर
सिर हिलाते हुए उसे अपने गले से लगा लेती है। माँ और बेटे के इस मिलन को देखकर दरवाजे के बाहर खड़ी सिया की आंखें भी भर आती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।